नमस्कार। नई परख के नाम से जो ये चैनल हमने शुरू किया है, जिसमें प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के मार्गदर्शन में हम ज्ञान और राजनीति से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उसमें राष्ट्रीय मुद्दा के नाम से हमारा एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे राजनीति से जुड़े अलग अलग मसलों पर अपने विचार रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे बातचीत करें और जो समकालीन राजनीति है उसमें जो उथल पुथल हो रहा है, जो अलग अलग तरह के राजनीतिक मुद्दे सामने आ रहे हैं, उसकी एक समझ हम आपके सामने रख पाएँ। आज का जो यह कार्यक्रम है उसमें हम भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अभय सर का स्वागत करता हूं। और जो भारत जोड़ो यात्रा है वह बहुत सारे राजनीतिक समीक्षक यह मानते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक घटना है जिसने कि भारतीय राजनीति में काफ़ी हद तक एक उथल पुथल जैसी स्थिति पैदा तो की है, लेकिन इसका प्रभाव कितना होगा, इससे भारतीय राजनीति की जो मौजूदा स्थिति है क्या उसमें सच में कोई बदलाव हो पाएगा, इसको लेकर कई तरह के संदेह भी हैं। 7 सितंबर से शुरू हुई यह यात्रा अब तकरीबन अपने आखिरी चरण में है और इसको लेकर ख़ास तौर पे जो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने एक तरह से इस यात्रा का नेतृत्व किया, हालांकि कांग्रेस यह कहती रही कि इसमें राहुल गांधी एक यात्री के रूप में हैं, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में और सोशल मीडिया में भी इसकी चर्चा हुई, उसके केंद्र में राहुल गांधी ही रहे। तो कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनका यह मानना है कि यह पूरी यात्रा जो है उसने राहुल गांधी की जो इमेज गढ़ी गई थी उसको बदल के रख दिया। उनको जो एक नासमझ नेता के रूप में दर्शाने की कोशिश हुई थी, उसकी बजाय वो एक वास्तविक और परिपक्व रूप में सामने आए हैं। खुद राहुल गांधी भी कई प्रेस वार्ताओं में ऐसा कह चुके हैं। तो कांग्रेस के कई समर्थक यह भी मानते हैं कि शायद अब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिससे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे। तो अभय जी, हमारा पहला सवाल इसी के आसपास से है कि आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले 4 महीने से चल रही है, उसने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को कुछ इस रूप में निखार कर सामने लाने का काम किया है कि वो सीधे तौर पर मौजूदा प्रधानमंत्री की शख्सियत के सामने खड़े हो पाएँ? बहुत बहुत धन्यवाद कमल। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि नई परख का ये जो राष्ट्रीय मुद्दा नामक स्तंभ है, इसके ज़रिए हम पाठकों तक अपनी बात पहुँचाएँगे और पाठकों की जो प्रतिक्रियाएं होंगी उसके हिसाब से हम लोग अपने विचारों की परख करेंगे। तो ये नई परख एक दो तरफा किस्म की प्रक्रिया है। हम राजनीति को, समाजनीति को, साहित्य को, कला को, संस्कृति को, ज्ञान के क्षेत्र को जिस तरीके से हम दोनों समझते हैं, अपने विचारों को हम अपने दर्शकों तक रखेंगे और दर्शकों के विचारों का इस्तेमाल करके फिर से हम अपने विचारों को संशोधित करेंगे और परिवर्तित करेंगे। मुझे लगता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक लोकतांत्रिक और दो तरफा प्रक्रिया है, और चूँकि आपने इस चीज़ को शुरू किया है और मेरे साथ शुरू किया है, इसलिए मैं एक बार आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने दूसरे साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, मुझे उस शब्द का इस्तेमाल करने में कोई हिचक नहीं है जिसका इस्तेमाल करने से आप हिचक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी को राजनीति के एक नाजानकार के रूप में पेश किया जा रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक राहुल गांधी का पप्पूकरण करने में लगे हुए थे। ये पप्पूकरण एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो लगातार सार्वजनिक जीवन में टीका टिप्पणियों की दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केवल इस पप्पूकरण का जवाब या पप्पूकरण का संशोधन नहीं है, ये पप्पूकरण का रिजेक्शन नहीं है। ये मैं भारत जोड़ो यात्रा को एक आंदोलनकारी वेग से किए जाने वाले कार्यक्रम के तौर पर देखता हूँ। इस लिहाज से जो किसान आंदोलन जो बहुत लंबे अरसे तक चला और जिसने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो प्रभुत्व है उसके मन में कई तरह के संदेह पैदा कर दिए थे, उसके बाद चलने वाले एक बहुत बड़े गैर भाजपा कार्यक्रम के तौर पे मैं भारत जोड़ो यात्रा को देखता हूँ। अंतर यह है कि किसान आंदोलन में कोई एक पार्टी शामिल नहीं थी, उसमें कई पार्टियां शामिल थीं, उसके अंदर कई तरह की राजनीतिक शक्तियों का समर्थन था और पूरा का पूरा नागरिक समाज उसके पक्ष में सक्रिय था। ये एक राष्ट्रीय पार्टी का आंदोलन है, इस लिहाज से ये अलग तरह का आंदोलन है। इसकी संरचनात्मक स्थिति भारत जोड़ो यात्रा की अलग है, लेकिन इसका प्रभाव
एक गैर भाजपा राजनीतिक कार्रवाई का प्रभाव है, जो कि लगातार गतिशीलता के साथ जब कोई मार्च करता है सड़क पर, और अकेले नहीं मार्च कर रहा है बल्कि वो अपने समर्थकों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में, अपने हमदर्दों के साथ में मार्च कर रहा है, तो एक तरह की राजनीतिक गतिशीलता पैदा होती है। और हम राजनीति के अध्येता के तौर पे हम लोग मानते हैं राजनीति का उद्देश्य भी यही है कि राजनीतिक गतिशीलता पैदा हो। जहाँ तक राहुल गांधी का निजी तौर पर सवाल है, जो इस यात्रा के प्रमुख यात्री हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, उस लिहाज से वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश में थे। जब वो सत्ता में थे, यानी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं ये मानता हूं कि 2013 में एक ऐसा क्षण आया था जब राहुल गांधी चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते। अगर उस वक्त मनमोहन सिंह को हटाकर उस वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते, तो आज मैं ये मानता हूं कि आज इस देश में नरेंद्र मोदी का शासन नहीं होता, भाजपा का भी शासन नहीं होता। मैं 2013 में CSDS की संस्था लोकनीति ने एक सर्वेक्षण किया था। उस वक्त तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बने थे, और उस सर्वेक्षण का नतीजा यह था कि अगर अभी चुनाव कराए जाएं तो कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, बशर्ते कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन करे। उसका सीधा राहुल गांधी या मनमोहन सिंह का उसमें नाम नहीं लिया गया था, लेकिन उसका सीधा मतलब यह निकलता था कि मनमोहन सिंह को हटाया जाए और राहुल गांधी या किसी और कांग्रेस के एक प्रभावी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया जाए। अगर कांग्रेस उस वक्त ये मौका चूक गई, मैं कहता हूं राहुल गांधी उस वक्त ये मौका चूक गए। तो उस वक्त को जो मौका चूका गया, उसका खामियाजा आज तक कांग्रेस उठा रही है। और इस बीच में भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, और आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और सोशल मीडिया पर भाजपा का जो प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व के कारण राहुल गांधी का बड़े पैमाने पर पप्पूकरण हुआ है। तो राहुल गांधी एक व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश में थे, और इस यात्रा से उन्हें वो मोक्ष मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं मोक्ष शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप राहुल गांधी खुद वक्तव्यों को देखें, उन वक्तव्यों से उकसावा मिलता है कि आप इस शब्द का इस्तेमाल करें। राहुल गांधी कहते हैं मैंने पुराने वाले राहुल गांधी को मार दिया है। जाहिर है कि वो एक नए राहुल गांधी के राहुल गांधी को जन्म लेते हुए वे खुद ही देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी एक व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश में थे, और इस यात्रा ने उन्हें वह मोक्ष दे दिया है। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ी। सबसे बड़ी कुर्बानी तो गुजरात का चुनाव है। अगर गुजरात के चुनाव को राहुल गांधी इस यात्रा पर कुर्बान कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस हद तक जाने के लिए तैयार थे। और आज स्थिति यह है कि अगर नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई और व्यक्ति सारे देश के पैमाने पर एक मंच से खड़े होकर पूरे देश को संबोधित करना चाहे, तो फिर एक ही नाम सामने आता है कि राहुल गांधी सारे देश को संबोधित कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी आवाज़ वहां तक पहुंचेगी जहां तक नरेंद्र मोदी की आवाज़ पहुंचती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी आवाज़ को सुनकर लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल देंगे या राहुल गांधी के पक्ष में वोट डाल देंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस यात्रा के पहले के जो राहुल गांधी थे, और इस यात्रा जब अपने कश्मीर जाकर अपने चरम मुकाम तक पहुंचने वाली है, उस राहुल गांधी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज स्थिति यह है कि इस यात्रा के खत्म होने के बाद में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, और अगर राहुल गांधी अपने संगठन का कील कांटा दुरुस्त कर पाए, तो इस यात्रा की उपलब्धियां और उनका जो नया छवि निर्माण हुआ है, उसकी मदद से वे शायद कांग्रेस को वहाँ ले जा पाएँ जहाँ कांग्रेस जाना चाहती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी इस यात्रा के दम पर 2024 का चुनाव जीत जाएंगे या नरेंद्र मोदी को पराजित कर देंगे। ऐसा कुछ कहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे कहना ऐसा कहना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन उन्होंने अपने आप को एक मौका दिया है और अपनी पार्टी को एक मौका दिया है। जी जी, ये जो अपनी पार्टी को मौका देने की बात आपने कही, वो काफ़ी उचित लगती है, क्योंकि कांग्रेस के संगठन में थोड़ी गतिशीलता तो मुझे भी दिखती है। लेकिन अगर हम अपने दर्शकों के लिहाज से इस प्रश्न पर विचार करें कि स्वतंत्र भारत में जो राजनीतिक यात्राएं या पद यात्राएं जो होती रही हैं, और अगर आप कुछ उदाहरणों पर के बरक्स इस बात को रख पाएँ, तो उनका किस
तरह का प्रभाव पड़ा है। मिसाल के तौर पर चंद्रशेखर की पदयात्रा की काफ़ी बात कही जाती है, जगन मोहन रेड्डी की यात्रा की बात कही जाती है। तो उसके बरक्स अगर हम भारत जोड़ो यात्रा को रखें तो अगर और तुलनात्मक रूप से कुछ बिंदुओं को सामने लाने की कोशिश करें तो आपको क्या लगता है कि पीछे की यात्राओं में और राहुल गांधी की यात्रा में कोई साम्यता है या भिन्नता है, और उसके आधार पर हम इसमें क्या संभावनाएं देख सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर की यात्रा तो एक तरह से पूरी तरह एक व्यक्ति केंद्रित थी। चंद्रशेखर के साथ कोई कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी नहीं थी। और जगन मोहन रेड्डी की यात्रा तो क्षेत्रीय, उसका किरदार क्षेत्रीय था। मैं राहुल गांधी की यात्रा की तुलना अगर किसी से करता हूँ तो मैं लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा थी 1990 की, मैं उससे तुलना कर सकता हूँ। क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं थी। 1984 में भारतीय जनता पार्टी को 2 सांसद केवल मिले थे और बहुत उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी उस रथ यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी को नए मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी कटिबद्धता थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन था और उसके पीछे एक बहुत ही विचारधारात्मक आवेग था। राहुल गांधी विचारधारा की बात जरूर करते हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा स्पष्ट रूप से क्या है? हम लोग तो राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया में हैं और हम लोग जानते हैं, रजनी कोठारी का कहना यह था कि कांग्रेस की कोई एक ऐसी निश्चित विचारधारा नहीं है। वो दरअसल विचारधाराओं के बीच में चलने वाली पार्टी रही है। तो राहुल गांधी की विचारधारा के बारे में और कांग्रेस विचारधारा के बारे में ये तो कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की आलोचना करते हैं, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा क्या है ये कहीं से भी स्पष्ट नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि ये इसकी किसी अन्य पदयात्रा से या किसी अन्य यात्रा से तुलना न की जाए। ये बिल्कुल एक अलग तरह का कार्यक्रम है, एक पार्टी का कार्यक्रम है जिसके केंद्र में एक व्यक्ति है और उसने एक बार दुस्साहस करके ये तय किया है कि हम स्थानीय स्तर की चुनावी सफलताओं और क्षेत्रीय स्तर की चुनावी सफलताओं विफलताओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक बार इस नुकसान को उठाकर हम एक अपने लिए एक राष्ट्रीय मुकाम हासिल करना चाहते हैं। एक ऐसा राष्ट्रीय मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश में किसी भी अन्य नेता को नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कोई पदयात्रा करके या यात्रा करके राष्ट्रीय मुकाम हासिल नहीं किया है। वो तो कुछ विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियां थीं और एक विशेष किस्म का राजनीतिक नियोजन था, एक विशेष किस्म की राजनीतिक प्रौद्योगिकी थी, इसके जरिए नरेंद्र मोदी को ये मुकाम हासिल हुआ है। तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में अपनी भी कुछ खूबियां हैं जिनकी वजह से उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। राहुल गांधी उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं ताकि वो कम से कम नरेंद्र मोदी के बराबर तो न सही लेकिन बराबर आने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकें। बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी देखने में आई है, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली से और आगे बढ़ी तब कि बहुत, और उसके पहले भी जो एनजीओ सेक्टर के लोग हैं या जो आमतौर पे वामपंथी किस्म के लोग हैं पर किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अपना काफ़ी समर्थन दिया। और पहले के अपनी बातचीत में कई मंचों से आप यह कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की एक सफलता है। हालांकि आपने इसमें भी संदेह व्यक्त किया था कि जो इस किस्म के लोग हैं अब बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव छोड़ने में समर्थ हैं या नहीं, ये देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन जब दिल्ली के बाद भारत जोड़ो यात्रा बढ़ी तो मैंने बार बार यह देखा कि बहुत सारे जो साहित्यकर्मी हैं या जो समाज विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं और जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग करते हैं, उन्होंने इसमें खुद को जोड़ा। तो इस लिहाज से अगर हम ये देखें और कई बार मुझे लगता है कि शायद ये अन्ना आंदोलन के समय भी ये जो तबके थे वो अन्ना आंदोलन के पीछे खड़े हुए थे। तो क्या आपको यह लगता है कि इस तरह का जो समर्थन है वो कम से कम जो विमर्श का स्तर है, मीडिया के भीतर जो विमर्श का स्तर है, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बेहतर स्थिति में ला सकता है? देखिए, जो गैर सरकारी संगठनों के लोग हैं और पुराने समाजवादी हैं और पुराने मार्क्सवादी हैं, पर्यावरणवादी हैं और कुछ ऐसे पत्रकार जिनका समाजवादी अतीत रहा है, वो सब लोग उस यात्रा के प्रति हमदर्दी रखते हैं। कुछ लोगों ने इस यात्रा के प्रबंधन में भी भाग लिया है और उससे भी जुड़े रहे हैं। कुछ लोग लगातार अपने लेखन और वक्तव्यों द्वारा इस यात्रा और उसके उद्देश्यों का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी मनमोहन सिंह के ज़माने ही मनमोहन सिंह के ज़माने में ही बार बार इस बात को कहते थे कि मैं एक नई कांग्रेस बनाने जा रहा हूँ। तो मैं लगातार सोचता था कि आखिरकार नए कांग्रेसी कौन सी हैं इनकी राहुल गांधी तलाश कर रहे हैं। जब ये लोग यात्रा के साथ जुड़े तो मेरे दिमाग में ये बात आई, क्या यही लोग नए कांग्रेसी हैं? क्या इन्हीं को लेकर राहुल गांधी नई कांग्रेस बनाएंगे? अगर ये लोग नए कांग्रेसी हैं
तो हो सकता है कि कांग्रेस के लिए नए हों, लेकिन भारतीय राजनीति के लिए और सार्वजनिक जीवन के लिए तो बहुत पुराने हैं। इनमें से कुछ लोग अब हमारे मित्र हैं, कुछ लोग पुराने सहयोगी हैं, कुछ लोग हमारे कई मामलों में वैचारिक रूप से और राजनीतिक रूप से हमसफ़र रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये लोग कोई नए लोग नहीं हैं, और इन लोगों की एक निश्चित रूप से छवि है जो कि कांग्रेस के आलोचक की छवि रही है। एक तरह से ये गैर कांग्रेसवादी राजनीति का जो मुहावरा है, उस मुहावरे की देन है ये लोग। आज ये लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मिला जुला प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व ने इन सब लोगों को पिछले 8-9 साल में कोने में धकेल दिया है, और इन लोगों को लगने लगा था कि अब हमारे लिए कोई राजनीतिक जीवन में कोई गुंजाइश नहीं बची है। मेरे ख्याल से चूंकि गुंजाइश कोई नहीं बची है, इसलिए मजबूरी में धीरे धीरे ये लोग कांग्रेस के नज़दीक आए। कांग्रेस में उन्हें एक राहुल गांधी की शख्सियत दिखी जो कि आम कांग्रेसियों और पुराने कांग्रेसियों से अलग थलग थी। उन्हें शायद ये भी दिखा होगा कि राहुल गांधी एक नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता इनमें से कितने लोग कांग्रेस के सदस्य बनेंगे, मुझे नहीं पता इसमें से कितने लोग कांग्रेस के पदाधिकारी बनेंगे, हो सकता है इसमें ज़्यादातर लोग कांग्रेस के बाहर ही रह जाएं, लेकिन ये सब लोग कांग्रेस की उस मैं कहूँगा कांग्रेस की उस पुरानी कार के ऊपर चढ़ गए हैं। मैं उसे खटारा कार तो नहीं कहूँगा, हालांकि एक आध जगह मैंने उसके लिए खटारा शब्द का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन उस पुरानी कार पर चढ़ गए हैं जो एक ज़माने में बड़े शान से लेकिन धीमी रफ्तार से चला करती थी। और उस कार की ये जो कांग्रेस के संगठन नामक इस कार की जो दुर्दशा हुई है, उसको उस दुर्दशा में पहुँचाने में भी राहुल गांधी का एक योगदान है। लेकिन बहरहाल ये सब पुरानी बातें हैं। ये लोग सब उस पुरानी कार के ऊपर चढ़ गए हैं। अब देखिए वो किस दिशा में जाती है। ये लोग कब तक उस कार पर सवार रहते हैं, कब उस कार के ऊपर से कूद आते हैं। ये लोग बुद्धिजीवी हैं, ये लोग अपनी बात को सलीके से कहना जानते हैं, इनकी भाषा शालीन है, इनका जो रवैया होता है वो विश्लेषणात्मक किस्म का रवैया होता है। लेकिन इससे कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा? कांग्रेस को जहां तक चुनावी लाभ का सवाल है, मैं ये देखना चाहता हूं कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए और अपने दूसरी सांगठनिक गतिविधियों के जरिए, अपनी रणनीतियों के जरिए किन समुदायों को संबोधित कर रही है, किन नए समुदायों को कांग्रेस अपने साथ जोड़ना चाहती है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र समुदायों का लोकतंत्र है। समुदाय तय करते हैं उन्हें किस पार्टी या किस नेता को समर्थन देना है, उसके हिसाब से वोट मिलना शुरू होते हैं। तो अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई पड़ा कि भारत जोड़ो यात्रा हिंदू समाज के अंदर किसी नए समुदाय को संबोधित कर रही है प्रत्यक्ष रूप से, या उन समुदायों के कुछ नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं या असंतुष्ट हैं और आना चाहते हैं किसी गैर भाजपा शक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसे नेता इस यात्रा के साथ जुड़े हों। हो सकता है मेरी निगाह में वो ना आ पाए हों। ऐसे नेता, अगर ऐसे नेता जुड़े हैं तो मैं मानूंगा ये यात्रा कुछ ना कुछ जो कांग्रेस की चुनावी कमियां रह गई हैं, उन चुनावी कमियों की भरपाई भी कर रही है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1960 के आखिरी दौर से ही कांग्रेस से विभिन्न समुदाय अलग होते गए हैं, और इमरजेंसी लगने तक, और इमरजेंसी के बाद जब राम जन्मभूमि आंदोलन 1990 में चला, तो 90 के दशक तक कांग्रेस से बड़े पैमाने पर पहले ओबीसी समुदाय अलग हुए, दलित समुदाय कांग्रेस से फ्रंट होने शुरू हुए, मुसलमान कांग्रेस से फ्रंट होना शुरू हुए, बाद में ऊंची जातियां कांग्रेस से अलग होनी शुरू हुई। इसलिए आज कांग्रेस इन जातियों की राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र पार्टी नहीं रह गई है जो किसी ज़माने में थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहुत सारा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया है। सामाजिक न्याय का दावा करने वाली भी बहुत सी पार्टियां बहुत कुछ हिस्सों को अपने साथ खींच चुकी हैं। अब ये कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इन समुदायों की वफादारी को वो दोबारा कैसे जीतती है। उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि सामुदायिक अपील ना करके एक ऐसी अपील की जाए ऐसे कि एक व्यक्ति एक मंच पर खड़े होकर पूरे राष्ट्र में पूरी जनता का आह्वान कर रहा है। मुझे लगता है शायद राहुल गांधी इस तरह की अपील करने के ज्यादा पक्ष में है, लेकिन इस तरह की अपील तब सफल होती है जबकि पीछे पीछे आपका संगठन सामुदायिक राजनीतिक रणनीतियां अपनाता हुआ और उन पर अमल करता हुआ चल रहा हो। बिल्कुल। अगर केवल आप मंच पर खड़े होकर एक विराट जनता का आह्वान करेंगे और पीछे से वो सामुदायिक रणनीति नहीं होगी तो वो उतनी कामयाब नहीं होगी। एक और बहुत ही रोचक बात सामने आई है और बहुत सारे लोगों ने इस पर जोर दिया है कि शायद राहुल गांधी को आरएसएस का उस तरीके से तीखा विरोध नहीं करना चाहिए जैसा वो करते हैं।
जब महाराष्ट्र में उनकी यात्रा थी और उन्होंने सावरकर की आलोचना की, तो मैंने यह देखा कि बहुत सारे लोग जो यात्रा से या राहुल गांधी से या कांग्रेस पार्टी से हमदर्दी रखते थे, उनके विचार यह आया कि इसकी क्या ज़रूरत थी, ये तो सही रास्ता नहीं है। और उसके बाद एक और चीज़ आई जिसमें कि बार बार कई आरएसएस से जुड़े हुए वरिष्ठ लोगों ने यात्रा की आलोचना नहीं की और इस तरीके का रवैया रखा कि ये तो अच्छी ही बात है कि कोई देश को जानने की कोशिश कर रहा है। और फिर राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी गए। तो ये सारा कुछ जो घटनाक्रम है उसमें वैचारिक स्तर पर कि क्या ये राहुल गांधी का तरीका सही है कि वो आरएसएस की तीखी आलोचना करते हैं, या दूसरे स्तर पर कि क्या राहुल गांधी का जो पूरी एक कोशिश है कि मंदिरों में जाकर, और या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो आमतौर पर भाजपा के खित्ते के नेता माने जाते हैं उनकी समाधि पर जाकर वो एक अपने लिए भी हमदर्दी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो भाजपा के लोग हैं। तो ये अंतर्द्वंद भी दिखता है। देखिए, मुझे ये लगता है कि पाले के दोनों तरफ अलग अलग किस्म की रणनीतियाँ खेली जा रही हैं। राहुल गांधी पाले के एक तरफ हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्ववादी शक्तियाँ पाले के दूसरी तरफ हैं। राहुल गांधी के पाले में हो ये रहा है कि राहुल गांधी होशियारी से ये दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले की भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। तो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की भारतीय जनता पार्टी थी और इसमें अंतर है। और भाजपा के अंदर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर अभी भी उस भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक मोह है, एक पब्लिक ऐसी है जो उस भाजपा को चाहती है। नरेंद्र मोदी असाधारण रूप से सफल हैं, वो वोट दिला रहे हैं, वो बहुमत दिला रहे हैं, इसलिए वो हिस्सा पूरा मौन बैठा हुआ है, लेकिन वो मौके की तलाश में है। जिस दिन ये लोग लड़खड़ाए और लगा कि इन्हें अब इनकी तरफ से इतने वोट नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वो हिस्सा मुखर होगा और वो अपनी दावेदारियां पेश करेगा। तो राहुल गांधी उसको कहीं ना कहीं उसको स्पर्श देते हुए चलते हैं। और वही जो हिस्सा है, वो हिस्सा मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर प्रभावी भी है। नरेंद्र मोदी के बारे में अगर किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति से आप बात करें, जिम्मेदार आदमी से बात करें, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड कहेगा कि भाई वो देश का काम कर रहे हैं इसलिए हम उनके साथ हैं। साथ में वो ये भी कहेगा लेकिन भाई वो बहुत एरोगेंट हैं। यानी वो उस तरीके से संघ के प्रति आज्ञाकारी नहीं है इस तरीके से संघ उम्मीद करता है कि उनका कोई स्वयंसेवक जो प्रधानमंत्री बन गया है उसके प्रति वो आज्ञाकारी रहेगा। तो नरेंद्र मोदी के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन में एक उलझन है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2013 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर दबाव डाला था कि वो राम मंदिर बनवाने के लिए संसद में एक कानून पास कराए, और उनके दबाव को मानने से नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी में एक परस्पर समर्थन का भाव भी है, दोनों एक दूसरे को मजबूत भी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मजबूरी भी हैं, लेकिन साथ में उन लोगों के बीच में एक अंतर विरोध भी है। और संघ ये देखता है कि राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं और वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ताओं को छोड़कर कहीं से उनका विरोध भी नहीं हो रहा है। लगभग भले अन्य गैर भाजपा दल उनकी यात्रा में शामिल हों या ना हों, लेकिन कोई राहुल गांधी की यात्रा का विरोध थोड़ी ना कर रहा है, केवल भाजपा ही उसका विरोध कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है राहुल गांधी की यात्रा की। तो ऐसे में संघ ये भी देखता है कि अगर नरेंद्र मोदी कहीं लड़खड़ाते हैं तो वो पहले से एक पेशबंदी कर लेना चाहता है, ताकि नई परिस्थिति में उसके पास कुछ कहने के लिए हो, कुछ गुंजाइश रहे अपने आप को टिकाए रखने के लिए। जी। एक आखिरी सवाल, चूँकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता और विचारक के रूप में आपने चंद्रशेखर की यात्रा को भी देखा और लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को भी, तो ये जो बार बार राहुल गांधी भी अपनी बातों में कहते हैं कि मीडिया जो है वो उनके यात्रा को भी नहीं दिखा रहा है और जनता के मुद्दों को भी नहीं उठा रहा है, तो मैं यात्रा के संदर्भ में ज़्यादा बात करूंगा कि क्या इस आरोप में सच में दम है कि जो मुख्य धारा की मीडिया है उसने इस यात्रा की बहुत। देखिए, मुख्य धारा का मीडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कुछ लोग घोषित रूप से साथ हैं, कुछ लोग घुमा फिरा के उसके साथ हैं। उन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है और अभी निकट भविष्य में सत्ता उसके हाथ से जाने वाली नहीं है। मीडिया एक कैपिटल इंटेंसिव गेम है, पूंजी सघन खेल है, हजारों करोड़ रुपए एक एक चैनल में लगे हुए हैं, और जिस तरह की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं वो अपने आलोचकों को न बर्दाश्त करने वाली सरकार है। ऐसा नहीं है कि सारे आलोचकों को उठाकर उन्होंने जेल में डाल दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उनके पास आलोचकों की बात
के प्रति लापरवाही बरतना, उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखना, उनकी खिल्ली उड़ाना, ये इस तरह की युक्तियों से लेकर और भी कई तरह की युक्तियां हैं जो वो अपने आलोचकों के प्रति इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी या मीडिया को भाजपा परस्त बताते हैं तो मोटे तौर पर उनकी बात सही है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि जब कांग्रेस ने एक बड़ी पहलकदमी ली है, कोई नई बात करने की कोशिश की है, तो मीडिया ने उसकी तरफ ध्यान दिया है। मुझे याद है जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था, उस वक्त मीडिया में पूरे दिन तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को छोड़ के किसी और को दिखाया ही नहीं था। ये तो अलग बात है कि प्रियंका गांधी उस लॉन्च में कुछ बोली ही नहीं, एक तरह से वो पूरा का पूरा मामला फिजल आउट हो गया। तो अगर राहुल गांधी कुछ करते हैं, जैसे यात्रा ही है, यात्रा अगर मीडिया यात्रा को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर देता, तो ऐसा भी नहीं हुआ कि मीडिया ने यात्रा को पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया हो। यात्रा जहां जहां गई, यात्रा के प्रमुख मुकामों को मीडिया में दिखाया गया। अब जितना राहुल गांधी चाहते हैं उतना नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन ये मानना उचित नहीं है कि यात्रा को पूरी तरीके से मीडिया ने ब्लैकआउट किया। और जब राहुल गांधी की यात्रा को काफ़ी दिखाया गया है मीडिया में, और मीडिया अगर इतना नहीं दिखाता तो शायद यात्रा को इतना महत्व नहीं मिलता जितना महत्व बाद में मिला। खासतौर से शुरुआत के चरण में यात्रा को दिखाया गया और फिर बाद के चरणों में भी आज यात्रा को दिखाया गया। बीच के चरणों में ज़रूर मीडिया ने थोड़ा सा यात्रा से अनुपस्थित रहा। जी जी जी। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने अभय जी से किए भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि कुछ प्रमुख अंतर्दृष्टि इनके विचारों से आप लोगों को मिली होगी। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल। नमस्कार।